हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव टैंगुली और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड ब्रोज में। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। एक बार फिर से बता दूं पहले कि अगर आपने पार्ट्स फॉलो किए तो आपको पता होगा कि मैं बार बार बोलता हूं कि पहले आपको चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है। तो या तो आप एनसीईआरटी रीड करके आइए या तो हमारी वीडियोस देख के आइए। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में, जहाँ पे 1 मार्क्स के हमें देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब मैंने लिखे हुए हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे हम, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीधा स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु बिगन वर्किंग ऑन द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी से बन जाएगा, आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो वी.एस. शुक्तांकर। डिफाइन पॉलीगनी, पॉलीएंड्री, एक्सोगमी एंड एंडोगमी। ये चारों एक ही क्वेश्चन में आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। मैक्स टू मैक्स 2 आएंगे या 1 मार्क वाले में आपको इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये चारों के आपको मीनिंग पता होना चाहिए, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। सिंपल सा इनका डेफिनेशन है जो आपसे बनती ही होगी। यहाँ पे पॉलीगनी और एक्सोगमी ज़्यादातर प्रैक्टिस किया जाता होगा। इसके अलावा भी हम एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं जो अलग अलग मैरिज के बारे में होते हैं, वो आपको बनना चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन जो आता है, डिफाइन पैट्रिलिनी। इट मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है, द पीपल हु हैंडल कॉर्प्सेस एंड डेड एनिमल्स वर कॉल्ड। निषादास, चंडालास, शूद्रास और वानिक्स। ऐसे आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, आपको आंसर लिखना है बी, चंडालास। बहुत सारे लोग चंडालास को शूद्रास से कंपेयर करते हैं, इसके बारे में मैंने एक आगे भी क्वेश्चन डाला तो हम देखेंगे आगे। सीधा अभी हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिफाइन डिडक्टिक। 2 पार्ट होते थे हमारी महाभारत के, नरेटिव और डिडक्टिक। ये आपको पता होना चाहिए। इट रिफर्स टू समथिंग दैट इज मेंट फॉर द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब हमारे वेरी शॉर्ट आंसर जितने भी थे वो खत्म होते हैं, हम सीधे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो शॉर्ट आंसर में सीधा स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक्सप्लेन द आइडियल ऑक्यूपेशन एज लेड डाउन इन द धर्मशास्त्रास एंड धर्मसूत्रास फॉर द वर्ना एंड वन स्ट्रेटजी इवॉल्व्ड बाय ब्राह्मण्स टू इन्फोर्स दीज नॉर्म्स। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता ही है वर्ना सिस्टम फॉलो होता था, उसमें रूल्स लेड डाउन किए गए थे। आपको सिंपल से लिखने हैं। सबसे पहले ब्राह्मण्स आते थे, उनके जितने भी उनके वो काम किया करते थे, वेद वगैरह पढ़ाने का, ये सब आपको पूरा लिखना है। उसके बाद क्षत्रियास के बारे में लिखना है, वैश्यास के बारे में, फिर शूद्रास के बारे में। और उसके बाद में आपको एक पैराग्राफ बनाना है जहाँ पे आपको बताना ही था ये जो ब्राह्मण थे कैसे इन्फोर्स करने की कोशिश किया करते थे, इन सारे जो नॉर्म्स बनाते पूरी सोसाइटी में फॉलो करवाने की कोशिश किया करते थे। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, उस तरीके से आप बोर्ड के पेपर में अंडरलाइन कर सकते हो अपने इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं उनको। लेकिन ये काम आप करते समय नहीं करना, जब आपको पूरा पेपर हो जाए उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, तो ताकि आपका कभी भी पेपर छूटे ना। सीधा मरते हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। Who were categorized as untouchables? Describe the duties prescribed for them in मनुस्मृति एंड शास्त्रार्थ। मैंने पहले भी बोला था, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है इस क्वेश्चन में। लोगों को लगता है यहाँ पे शूद्रास की बात हो रही है, लेकिन शूद्रास के नीचे भी एक कैटेगरी आती थी, चंडालास। आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये 5th कैटेगरी थी चंडालास। चंडालास को सबसे नीचे माना जाता है और शूद्रा भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इनको नीचे समझते थे अपने से। तो इनको विलेज के बाहर रहना पड़ता था, इनको अनटचेबल्स माना जाता था, इनको लोग देखना पसंद नहीं करते थे, इनको क्लैपर्स लेके हाथ में चलना पड़ता था। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें आंसर में लिखोगे और 3 मार्क के लिए आपको इसका आंसर को लिखना है। ये सारे पॉइंट लिखने के बाद आपसे इजीली आंसर बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ विल यू प्रूव दैट द टेक्स्ट ऑफ महाभारत वाज अ डायनेमिक वन। ये क्वेश्चन देखने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये आपसे बनना ही चाहिए। आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो ये आपसे बनता भी होगा। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट हमें लिखने हैं। ये सबसे पहले तो संस्कृत वर्जन से ख़त्म नहीं हुआ, इसके बहुत सारे वर्जन्स बनाए गए, अलग अलग स्टोरीज इसमें ऐड की गई। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी थी जो उस समय चलती थी, ओरली नरेट होती थी, उसको बाद में ऐड करते गए। बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें इसके देखने को मिलते हैं। ये बहुत पुराने समय की बुक है, ये उस समय के बहुत सारी डिटेल्स हमें देखने को मिलती है इस बुक के थ्रू। इसके अलावा इसको बहुत सारे अलग अलग वे में नरेट किया जाता है। इससे बहुत सारे स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स वगैरह में हमें इसके सीन्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप हमें लिखेंगे इस आंसर में। 3 पॉइंट हमें लिखने हैं, बहुत सिंपली आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो इसी के साथ हमारे सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म होते हैं। यहाँ पे मुझे आपको एक बात बतानी है कि आपको लगेगा कि यार पिछले फर्स्ट जो क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आई थी उसमें 5-5, 10-10 क्वेश्चन थे, इस वाले में सिर्फ 3 ही शॉर्ट आंसर आए, आगे भी लॉन्ग आंसर भी सिर्फ 2 ही है। तो इसका रीज़न क्या है? सिंपल सा रीज़न है, मैंने सारे जितने 10 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए पिछले बोर्ड के पेपर में जो हमें क्वेश्चन देखने को मिले उन सभी को देखा, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन को भी देखा और ये सोचा, ये अच्छे से एक्सपीरियंस से दिमाग लगाया कि क्या क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सिर्फ वही क्वेश्चन डाले जो सिर्फ एक्चुअली में इंपॉर्टेंट थे। फिर फालतू टाइम पास करने की कोशिश नहीं करी, ऐसा नहीं सोचा कि 5-5-5 सब में डाल देता हूँ। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सीधा हम बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ये 8 मार्क के लिए होगा।
द महाभारत इज अ गुड सोर्स टू स्टडी किनशिप वैल्यू ऑफ एंशिएंट टाइम्स। तो बेसिकली हमें महाभारत के बारे में पूरी डिटेल देनी है, कैसे एक बहुत अच्छा सोर्स है किसी हमारे एंशिएंट टाइम को स्टडी करने के लिए। तो इसमें हम सब चीज़ें डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम पॉइंट अपना लिखना चालू करेंगे। 100,000 वर्सेस से ज़्यादा का एक वर्स है, सोशल लाइफ के बारे में बताता है, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताता है, कैसे थ्रोन को ट्रांसफर किया जाता है फादर टू सन, वो उसके बारे में बताता है, वहाँ पे एक वॉल दिखाता है। इसके बाद हम वहाँ की सारी वैल्यूज लिखना, सारी इंपॉर्टेंस लिखना चालू करेंगे इसकी, कि फैमिली, मैरिज, इन सब के बारे में, थ्रोन के बारे में सारी डिटेल्स हमें देता है। उसके बाद ये ऐसा नहीं कि पैट्रिलिनियल सिस्टम इसके पहले नहीं था, लेकिन पैट्रिलिनियल सिस्टम कितना वैल्यू किया जाता है सोसाइटी में वो हमें दिखाता है। इसके अलावा विमेन की कंडीशन दिखाता है कि विमेन के पास कोई एक्सेस नहीं था किसी भी रिसोर्स को, या फिर फादर की कोई वेल्थ विमेन को नहीं जाती थी। लेकिन प्रभावती गुप्ता का एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है। अगर आप प्रभावती गुप्ता को नहीं जानते तो आपको सख्त ज़रूरत है कि आप ये वीडियो बंद करिए, हमारी चैप्टर वाली वीडियो देखिए या फिर एनसीईआरटी पढ़िए। इसके बाद आपको पैट्रिलिनियल सिस्टम के बारे में पूरा बताता है। उसके बाद ये भी आपको बताता है कि मैरिजेस किस टाइप की होती थी। मेनली मैंने पहले भी आपको बता दिया कि एक किन से बाहर मैरिज करना प्रेफर किया जाता था और मेनली पॉलीगैमी को फॉलो किया जाता था। लेकिन यहाँ पे हमें एंडोगैमी और पॉलीएंड्री के भी बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल लिखोगे पूरा अर्जुन का और द्रौपदी का, कैसे द्रौपदी की मैरिज हुई थी बहुत सारे मेल्स के साथ, अर्जुन की बहुत सारी एक से ज़्यादा वाइफ्स थी। तो इन सब का आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिखोगे और इस तरीके से आप पूरा आंसर फ्रेम करोगे। इसके एट द एंड आप हर बार की तरह, जब मैं हर बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप एक कंक्लूजन लिखोगे। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट भी है। अगर आपको अभी भी अच्छे से नहीं पता है कि किस तरीके से हमें फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, किस तरीके से आंसर को फ्रेम करना चाहिए, तो आप पहले जाइए हमारी आंसर राइटिंग बेसिक्स वाली वीडियोस देखिए। पूरा हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है, वहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे सीधे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। What are the rules of Gotra as given in Brahmanical practice? Give some example to show that these rules were not always followed. तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। अगर आपको गोत्र का मतलब नहीं पता तो ये यहाँ पे नहीं समझाऊंगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का आपको कोई सेंस नहीं है। आपको यहाँ पे फिर सिर्फ तभी आना है जब चैप्टर पढ़ चुके हो, और चैप्टर पढ़ चुके तो आपको गोत्र तो पता ही होगा। तो यहाँ पे हमारे गोत्र से रिलेटेड 2 मेन रूल्स थे। सबसे पहले तो जो विमेन होंगी वो फादर का गोत्र को गिव अप करेंगे, अपने हस्बैंड का गोत्र को एक्सेप्ट करेंगी मैरिज के बाद। और सेकंड रूल था कि सेम गोत्र वाले लोग मैरी नहीं कर सकते। तो ये 2 मेन रूल थे जो उस समय फॉलो किए जाते थे, लेकिन इसका हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे अच्छा एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है जो हमें मेंशन करना मस्ट है इस आंसर में, वो है सतवाहना रूलर्स का। ये सतवाहना रूलर्स थे जो अपने मदर के नेम से जाने जाते थे, और जो विमेन इनसे मैरी करती थी वो अपने फादर को गोत्र को गिव अप नहीं करती थी, बल्कि अपने फादर के गोत्र को ही रखती थी अपने साथ। तो ये सबसे इस तरीके से सबसे पहला जो रूल था उसको तोड़ देती थी। और उसके बाद ऐसा भी कई केस में हमें देखने को मिला जहाँ पे विमेन जो होती थी वो सेम गोत्र के हस्बैंड से शादी कर रही है, यानी कि उनके फादर का गोत्र भी सेम है और सेम गोत्र के हस्बैंड से शादी कर रही है। तो ये दूसरा रूल था हमारा कि सेम गोत्र में मैरिज नहीं हो सकती, उसको भी ये लोग ब्रेक कर, बहुत सारे केसेस में हमें ब्रेक करते हुए देखने को मिला। तो इस तरीके से हमें पूरा आंसर फ्रेम करना है, हमें सतवाहना रूलर्स का मेंशनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये मस्ट है इस आंसर के लिए। तो ये था इस आंसर की नीड्स, इस तरीके से आपको पूरे आंसर को लिखना है। तो ये हमें जो टर्म्स है एक्सोगमी, एंडोगमी, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री, ये अच्छे से पता होना चाहिए, उनको भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे हम एक्सोगमी को एटलीस्ट मेंशन करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद आप कंक्लूड करोगे तो वहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि हाउएवर यहाँ पे हमारे जो रूल्स थे वो फॉलो बहुत ज़्यादा केसेस में किए जाते थे, या फिर इंस्क्रिप्शन में दिखाया गया कि किए जाते थे, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में बहुत सारे हमें एक्सेप्शन देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से आप इस पूरे आंसर को लिखोगे। और इसी के साथ ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये वाली वीडियो ये खत्म होती है। जैसे कि मैंने पहले बोला सिर्फ 2 क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पिछले समय में इस चैप्टर से 8 मार्क के देखने को नहीं मिले, इसलिए सिर्फ मैंने 2 ही क्वेश्चन रखे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आपके दोस्तों को भी ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ बी अ गुड फ्रेंड, शेयर विद देम, अच्छे दोस्त बनिए। और उसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, साइनिंग ऑफ, देव थैंक यू।